हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे विटामिन से रिलेटेड जो आपके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी मैंने ऐड ऑन किया है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो के एंड में आप देखोगे कि विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। और आपका पूरा विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो आंसर क्यों है, किस लिए है, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाए। और कभी कभी आंसर में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर के, तो वो भी आपके इसी में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? बी, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी देता है। अब ये कैसे देता है, क्या है ये कार्बोहाइड्रेट, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, बी आंसर था, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 जो कैलोरीज होती है वो उसमें होती है। यानी कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो आपको कितने के बराबर जो कैलोरीज है मिलेगी? तो 4 कैलोरीज आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है, कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से बने होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, क्या प्रदान करता है, लेकिन किन तत्वों से बना है वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है बी। अब ये CH और O ये क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, CHO क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और ये किन अनुपात में पाए जाते हैं? यानी कि कार्बन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका 2 पाया जाएगा, और आपका जो ऑक्सीजन है वो 1 अनुपात में होगा, यानी कि 1:1 के रेशो में आपका ये कार्बोहाइड्रेट में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से एक जो वन लाइनर है ये भी आपका यहाँ से कवर हो गया। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसको देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड में कितनी शर्करा इकाई होती है? तो मोनोसेक्राइड में कितनी शर्करा इकाई होती है? तो यहाँ पे सिर्फ 1 इकाई होती है। ठीक है, अब ये 1 इकाई जो मोनोसेक्राइड है वो क्या है वो देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरल कार्बोहाइड्रेट का जो उदाहरण है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? तो मोनो जो सेक्राइड है वो सरल कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जिसमें केवल 1 शर्करा पाई जाती है, यानी कि 1 इकाई पाई जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसेक्राइड कितने मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं? मोनोसेक्राइड हमने देख लिया जिसमें 1 इकाई की शर्करा होती है। अब वैसे ही डीसेक्राइड में कितने मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं तो वो बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे बी आंसर 2, यानी कि 2 अगर मोनोसेक्राइड है, इसको अगर ये दोनों मिलकर क्या काम करेगा? तो डीसेक्राइड। अब यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि जो डी है इसका मतलब ही 2 होता है, तो 2 मोनोसेक्राइड मिलके आपका डीसेक्राइड बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज किसका उदाहरण है? तो ग्लूकोज यहाँ पे किसका उदाहरण है? तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें 1 इकाई की शर्करा पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसका आंसर था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज किसका उदाहरण है? तो सुक्रोज किसका उदाहरण है? यहाँ पे डीसेक्राइड का। अब देखो, ग्लूकोज किसका था, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? तो मोनोसेक्राइड का। ऐसे ही अगर सुक्रोज का पूछे तो वो किसका उदाहरण है? तो डीसेक्राइड का ये उदाहरण है। ये देखो, डीसेक्राइड सुक्रोज गन्ने की चीनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। इस यहाँ पे हो गया ना 2 इकाई, तो डीसेक्राइड यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था वहाँ पे कि जो 2 मोनोसेक्राइड मिलकर डीसेक्राइड बनाते हैं, तो यही है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। और सुक्रोज क्या है?
यहाँ पे क्या है, किसका उदाहरण है, तो डिसैक्राइड का एक उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिलकर सुक्रोज बनाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किससे बना होता है, तो यहाँ पे आंसर है लैक्टोज बी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसेक्राइड को सरल रूप में विभाजित किया जा सकता है या नहीं, तो यहाँ पे आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही मात्रा में पाया जाता है, तो अब एक को आप कितना विभाजित करोगे, तो नहीं कर सकते। अब जीरो तो होगा नहीं, जीरो होगा तो मतलब वो चीज़ कोई है ही नहीं, माइनस वो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम इसको और सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो गया नहीं। अब देखो, मोनोसेक्राइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और इन्हें छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, एक इकाई का। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर यानी कि चीज़ किस प्रकार का पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है प्रोटीन। आपने देखा होगा, अगर आप जिम जाते हो या फिर डाइट वगैरह करते हो, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन और दालें खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व है और ये प्रोटीन प्रदान करता है, तो ये सीधा सा आंसर है यहाँ पे। अब देखो, पनीर में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रोटीन में किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है पनीर में, तो कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत और उसका जो विकास का उसमें सहायता करता है। तो इसी के लिए कहते हैं कि आप अगर अच्छी तरीके से मसल्स गेन करना चाहते हो, मसल्स का विकास करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है, जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, उन सभी में आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो उसी में से अगर पनीर का हम पूछें तो कैसीन नाम का प्रोटीन उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है, तो प्रोबायोटिक खाद्यों में क्या पाया जाता है, तो बी है लाभकारी सजीव जो जीवाणु होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब कैसे पाए जाते हैं वो देखो, प्रोबायोटिक्स में सजीव जीवाणु होते हैं जो पाचन तंत्र में लाभकारी जीवाणुओं का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोबायोटिक है वो क्या काम करता है, तो सजीव जीवाणु ये होता है और ये पाचन तंत्र में यूज़फुल होता है, यानी कि लाभकारी होता है, जीवाणुओं को जो संतुलन है उसको बनाए रखने में ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्रोबायोटिक भोजन किसमें सहायक होता है, तो किसमें सहायक होता है ये है आंत जीवाणु संतुलन, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, जो गट फ्लोरा जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके में ये सहायक होता है, ठीक है। और ये जो जीवाणु होते हैं उनको संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ पे देखो, आंत जीवाणु संतुलन, प्रोबायोटिक पाचन तंत्र में लाभकारी जीवाणुओं को सक्रिय रखते हैं, जिससे रोगजनक जीवाणु नियंत्रण रहते हैं, यानी कि वो मतलब ज़्यादा फैलते नहीं है, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। अब यहाँ पे विटामिन क्या है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर होगा यहाँ पे विटामिन का कि कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विभिन्न जैव रासायनिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ऊर्जा देता है, लेकिन विटामिन क्या करता है, विभिन्न जैव रासायनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जो हम काम करते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन, बी एंड सी। एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं, अतः शरीर में अधिक मात्रा में संचित नहीं होते। अब यहाँ पे देखो, विटामिन ए डी ई के या फिर विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। अब इसका कारण देख लो, क्योंकि जो विटामिन बी और सी है पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, इसलिए हमारे शरीर में इसकी जो ज़्यादा मात्रा आपने देखी नहीं होगी, तो ये इसका आंसर था। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वो पानी में घुलनशील था,
बी और सी। लेकिन वसा में कौन सा घुलनशील होता है? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में संचित होता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। विटामिन डी जो बोलते हो कि आप धूप लेने से आपका जो आपकी हड्डी है वो मजबूत होगी, आपको धूप में बैठना चाहिए, वो चीज़ें सही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि कौन सी विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, तो विटामिन ए जो है वो ज़्यादा मात्रा में स्टोर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, विटामिन ए यकृत में सबसे बड़ी मात्रा में संग्रहित होती है और दृष्टि तथा त्वचा के लिए आवश्यक होती है। और ये कहाँ होती है? तो यकृत में ये ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, इसके बाद 16 क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आंसर है विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको विटामिन डी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपको धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी से रिलेटेड जो खाने होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो आपको लेनी चाहिए, और इससे रिकेट्स से आपको बचा जा सकता है। सॉरी, और उसकी कमी से आपका ये जो रिकेट्स है वो बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन डी से रिकेट्स होगा। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें बच्चे में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया जो एक नाम की बीमारी है वो हो जाती है। यानी कि बच्चों में अगर होगा तो रिकेट्स की बीमारी होगी, और ऑस्टियोमलेशिया अगर होगा तो वो बड़ों में जो बीमारी होती है हड्डी कमज़ोर की, तो वो हो जाती है। तो यहाँ से 2 आपके 1 लाइनर के क्वेश्चन बन गए। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी जो रोग है वो होता है। रिकेट से किसका होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, घावों का देर से भरना और कमज़ोरी होती है। और स्कर्वी यही बीमारी लाता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है, घावों में देर से वो घाव भरते हैं और कमज़ोरी आती है, तो ये स्कर्वी की बीमारी कहलाती है। विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पे बेरी रोग होगा। ठीक है, तो आप याद रखना, विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? तो स्कर्वी होगा। विटामिन डी से कौन सा होगा? तो रिकेट्स होगा। और अगर हम विटामिन बी1 की बात करें तो बेरी जो रोग है वो होगा। अब यहाँ पे देखो, विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और इसी को बेरी रोग कहते हैं, जो कि विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 किसके निर्माण में सहायता करता है? तो यहाँ पे क्या है? रक्त कोशिकाओं के निर्माण में विटामिन बी12 सहायता करता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। विटामिन बी12 लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया ये जो बीमारी है वो हो जाती है। आप बोलते हो ना कि खून की कमी है, तो कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया की बीमारी होती है। आप एनीमिया ऑलरेडी याद रख लो, परनीशियस याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन देगा तो पूरा देगा। एनीमिया भी अगर याद रख लोगे तो भी मोर देन सफिशेंट है। तो विटामिन जो बी12 है उसकी कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है, और इसका काम क्या होता है? लाल रक्त कणों के निर्माण में ये सहायता देता है। 20 क्वेश्चन है, विटामिन के की क्या भूमिका है? यानी कि विटामिन के का क्या काम है मेनली, तो वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा, रक्त का जो थक्का बनाने का काम होता है वो विटामिन के ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लो, रक्त का थक्का बनाता है विटामिन के। रक्त के थक्के जमाने वाले जो प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, इसके निर्माण में आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है उसके थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे रक्त का जो थक्का होता है वो क्लॉटिंग टाइप की बन जाती है,
तो वो क्या होता है, उससे ज़्यादा जो खून होता है वो बहता नहीं है हमारे शरीर से, और वो यही काम करता है खून को बाहर ना जाने देना, यानी कि खून को ज़्यादा ना बहने देने का काम करता है। और ये किस प्रकार का प्रोटीन बनाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक जो निर्माण है प्रोटीन का वो करता है विटामिन के। इसीलिए रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो विटामिन के ही करता है। 21 क्वेश्चन है यहाँ पे, आयोडीन किस प्रकार का खनिज है, यानी कि आयोडीन किस प्रकार का खनिज है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी, सूक्ष्म खनिज है, यानी कि माइक्रो मिनरल्स है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, आयोडीन एक सूक्ष्म खनिज है जो थायराइड हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है, और इसकी कमी से थायराइड हो जाता है, इसकी कमी से बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 22, यानी कि 22वां क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर क्या है, बी, हड्डी और दांतों का जो निर्माण होता है उसको मजबूती प्रदान कौन करता है, तो कैल्शियम करता है। और कभी भी अगर कैल्शियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको टिक कहाँ पे लगाना है, या तो हड्डी ऑप्शन में दिखे वो, या फिर दांत ऑप्शन में दिखे वो, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दिखे आप उस पर टिक लगा सकते हो सीधा कैल्शियम देख के। अब यहाँ पे देखो, कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है तथा रक्त के थक्के जमाने की भी भूमिका निभाता है। वैसे तो जो रक्त का थक्का है विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन की, लेकिन कैल्शियम भी हेल्प करता है, लेकिन मेनली इसका काम क्या है, तो मेनली इसका हड्डी और दांतों को ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, 23 है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा, एंटी जो ऑक्सीडेंट होता है वो है मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो, एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले जो नुकसान है उससे बचाता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमे करता है। और ये यहाँ से पूछा जाता है कि जो उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको धीमा करने का काम कौन करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो करता है। और ऐसे मार्केट में आपने देखा भी होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के, तो यही होता अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो प्रजनन और त्वचा की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा और प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक होता है। ठीक है, 25 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है, तो सिंपल सा आंसर है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में शरीर को जो मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का जो मेन स्रोत है, अगर नेचुरल स्रोत हम बोले तो सूर्य ही है। अब यहाँ पे देखो, सूर्य के जो यूवी किरणें के प्रभाव से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है जो कि हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको धूप में एटलीस्ट 10 मिनट तो रहना चाहिए ताकि आपके अंदर विटामिन डी जा सके। यहाँ पे देखो, सेल्यूलोज का क्या काम है, तो सेल्यूलोज का क्या काम है यहाँ पे, तो आहार रेशा, जिसको हम डाइटरी फाइबर प्रदान करना जो हम कहते हैं कि वो करता है, आहार रेशा प्रदान करता है। अब कैसे करता है, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है जो पाचन में सहायता करने वाले रेशे के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का त्वरित रूप है, यानी कि जो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो त्वरित स्रोत है। अब कैसे है, ग्लूकोज तुरंत अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ये शरीर में प्राथमिक ऊर्जा इकाई है। तो प्राथमिक ऊर्जा इकाई कौन सी है, तो ग्लूकोज ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कोबालमिन किसका है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। यहाँ पे देखो, रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है और इसकी कमी से एनीमिया, परनीशियस एनीमिया होता है, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी देखा था कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, लाल रक्त कणिका को बनाने का काम करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है? यहाँ पे B2 का। कोबालमिन किसका था? B12 का। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। ये ऊर्जा उत्पादन और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन B12 से एनीमिया था, विटामिन 2 से क्या है? तो B2 से है किलोसिस रोग। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना 12 और 2 में। विटामिन B1 थायमीन जिसको कहते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है विटामिन B1, तो यहाँ पे ये जो थायमीन लिखा है ना, तो इसका ये रासायनिक नाम है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन के साथ साथ ये जो थायमीन लिखा है वो भी आप याद कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो थायमीन है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कारण बेरी जो रोग है वो होता है, जो कि हमने देखा था। थायमीन तंत्रिका तंत्र और हृदय के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिससे कमजोरी और मांसपेशियां क्षीणता होती है, यानी कि उनमें कमजोरी आ जाती है। और बेरी रोग यही होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको विटामिन सी को हम कहते हैं रासायनिक नाम में। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और घावों को भरने में सहायता करता है। अब यहाँ पे देखो, ये अनाउंसमेंट है इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये तीनों बुक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? देखो, इसमें सबसे बेस्ट कंटेंट है। सबसे पहले ये रामबाण स्टैटिक जीके है। सबसे ज़्यादा अगर आपको बोलो कि बेस्ट कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चाहिए, तो आप हमारा ये जो हमारी बुक्स है तीनों, ये ले सकते हो। इसमें स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है जो कि ईयरली आपको मिलेगा, साइंस का जो चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, या फिर आपको कंटेंट चाहिए जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, तो आप हमारी ये तीनों जो बुक है वो ले सकते हो। रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान, ये तीनों ले सकते हो। सेकंड एडिशन है 2025 का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये तीनों चाहिए, तीनों ई बुक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आपको ये स्कैनर है, स्कैनर से आप स्कैन करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। $150 आपको पे करना होगा, और इसमें क्या है, ये स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज इस नंबर पे फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हो, और वो स्क्रीनशॉट लेके आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। विद इन 10 सेकेंड आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगे, और आप उसके बाद अच्छे से बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी कर सकते हो। अब इसमें खास बात देखो, 5100 आपके TCS के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपका ईयर वाइज जो करंट अफेयर है वो दिया गया है, और चैप्टर वाइज आपका साइंस का हर एक कंटेंट दिया गया है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें 150 में मिल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। आप हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे के अपने लिए ये जो PDF है वो मंगवा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बुक की बात। अब हम करेंगे 32 है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, यानी कि बी ऑप्शन है यहाँ पे, फेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरॉल है। ये हड्डी और दांतों के लिए सहायक होता है, सूर्य प्रकाश में ये बनता है मेनली। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का एक रासायनिक नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल को विटामिन ए का रासायनिक नाम कहते हैं। ये आंखों की दृष्टि और त्वचा के लिए, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को यहाँ पे टोकोफेरोल नाम से जाना जाता है। अब देखो, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। यह प्रजनन में सहायता करता है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि विटामिन ई का काम क्या है, तो प्रजनन में ये हेल्पफुल होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के को और क्या कहते हैं? तो विटामिन के को और क्या कहते हैं? तो नेफ्थोक्विनोन इसको कहते हैं, विटामिन ए को, यानी कि ए आंसर हमारा यहाँ पे राइट होगा। अब देख लो,
विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता देता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। विटामिन सी B6 का क्या नाम है, रासायनिक नाम? तो विटामिन जो B6 है उसका जो रासायनिक नाम है वो है ए पायरिडॉक्सिन। ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन B6 का। विटामिन B6 का जो नाम है पैराडाक्सिन है, जो प्रोटीन चयापचय और एंजाइम क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो गलत है, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि किसका रासायनिक नाम क्या है। देखो, हमने विटामिन ए रेटिनॉल पढ़ा था, हमने विटामिन डी कैल्सिफेरॉल भी पढ़ा था। विटामिन ई ये नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इसका आंसर नहीं है। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन हमने पढ़ा था, तो आंसर क्या है गलत? तो विटामिन ई इसका गलत आंसर है। ई का क्या है रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा, मतलब कि ई का जो नाम है रासायनिक वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन 3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे विटामिन के आपके प्रकार होंगे। विटामिन 12 है, विटामिन 3 है, विटामिन 2 है, विटामिन 6 है। सबका रासायनिक नाम आपको याद करके चलना है कि कंफ्यूज मत होना कि विटामिन 12 का क्या था, विटामिन 6 का क्या था, विटामिन 3 का नाइसिन है। तो वो सभी चीज़ें आप याद करते हुए चलोगे। इसलिए मैं बार बार चीज़ें दोहराती हूँ, ताकि आप बार बार रिपीटेड चीज़ें सुनोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें छप जाएंगी। तो देखो, नियासिन विटामिन B3 का नियासिन जो है रासायनिक नाम है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा और पाचन की समस्या होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना और ऐसी बीमारियां हो जाती है स्कर्वी रोग से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और रिकेट्स से क्या होता है कि कमी जो हड्डी है उसकी कमज़ोरी आ जाती है। बच्चों में ये रिकेट्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन ए दृष्टि संबंधी रासायनिक पदार्थ रोडोस्पिन बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसकी कमी से रात्रि अंधता, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में काम करता है? तो विटामिन के, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, विटामिन के रक्त के थक्के यानी कि क्लॉट बनाने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अधिक तक रक्तस्राव हो जाता है, यानी कि अगर विटामिन के की कमी हो गई, अगर किसी मनुष्य में विटामिन ए की कमी है, अगर उसका एक बार खून बहना स्टार्ट हुआ तो रक्त का थक्का बनाने में टाइम लग जाता है और तब तक बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये होना आवश्यक है हर एक मनुष्य में, कि ताकि तुरंत क्लॉटिंग हो जाए, रक्त का थक्का बन जाए और रक्त ज़्यादा बहने से बचाया जा सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? तो विटामिन डी, जैसा कि हमने बताया, ये नेचुरली बनता है। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे 44 क्वेश्चन है, फॉलिक अम्ल किस विटामिन से संबंधित है? तो फॉलिक अम्ल विटामिन बी जो समूह है उससे संबंधित है। फॉलिक अम्ल विटामिन B9 जो रक्त निर्माण में सहायता करता है। जो मेनली जो बी है, जो विटामिन बी होती है ना, वो मेनली रक्त से रिलेटेड, जैसे कि B12 क्या था, B12 क्या काम करता था? तो लाल रक्त कणिका बनाता है। वैसे ही जो B9 है वो रक्त निर्माण में सहायता करता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कौन सा जो विटामिन है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है? तो कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, फॉलिक अम्ल। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके लिए। अब कैसे? फॉलिक अम्ल भ्रूण में तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक होता है और उनके अंदर ये मतलब सफिशेंट लेवल पे होनी चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक विषांत यानी कि टॉक्सिक हो सकता है अगर हमने अधिक मात्रा में उसको लिया? तो कौन सा होता है यहाँ पे? विटामिन ए।
अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी हो जाता है, यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लिया तो भी आपके लिए ज़्यादा वो हानिकारक होगा। कैसे होगा? ए वसा में घुलनशील है, इसकी अधिक मात्रा यकृत को हानि पहुंचा सकती है, यानी कि जो हमारा लीवर है उससे रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है अगर इसकी ज़्यादा मात्रा होगी। कम होगी तो रतौंधी हो जाएगा, तो मेंटेन करके चलना है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है? तो कौन सा करता है यहाँ पे? विटामिन जो सी है यानी कि ए आंसर, वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो संक्रमणों से बचाव में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है? यानी कि एंटी स्ट्रेस विटामिन किसको कहते हैं हम? तो यहाँ पे आंसर है विटामिन B5। देखो, हर एक जो विटामिन है बी वाले समूह का वो अलग अलग काम करता है। विटामिन सी हमने देखा, विटामिन 9 देखा, विटामिन 12 देखा, विटामिन 2, 3 देखा, विटामिन 5 का क्या काम है यहाँ पे? तो एंटी स्ट्रेस विटामिन किसको कहते हैं? तो B5 को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? देखो, विटामिन B5 ये क्या है? पैंथोथेनिक एसिड है, शरीर में ऊर्जा प्रदान, ऊर्जा उत्पादन और तनाव नियंत्रण में मदद करता है। यानी कि आपको अगर स्ट्रेस है, विटामिन जो B5 है उसका अगर आपने अच्छी तरीके से सेवन किया तो आपकी जो स्ट्रेस है उसको वह नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, और जो ऊर्जा है उसके उत्पादन में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो ये इसीलिए इसको एंटी स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस को दूर भगाता है। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शाकाहारी आहार में प्रायः कम मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है ए विटामिन B12। ये कम मात्रा में पाया जाता है, पशु आधारित आहार में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारियों में इसकी कमी होती है। जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके अंदर B12 की कमी होती है, उनको ये कैप्सूल के रूप में लेना होता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके अंदर ये मतलब भर भर के आपको मिलेगी, क्योंकि वो पशु आधारित जो आहार मांस है उसका वो सेवन करते हैं और इनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमारा जो 50वां क्वेश्चन है वो है, कौन सा विटामिन त्वचा के लिए लाभकारी होता है? तो यहाँ पे कौन सा लाभकारी होगा? विटामिन जो ई है ये त्वचा और प्रजनन में सहायता प्रदान करता है, जो कि हमने ऊपर इसका काम देखा था। विटामिन ई त्वचा की जो झुर्रियाँ होती हैं उसको, जो क्षति होती हैं उससे बचाता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है। तो ये हमने ऊपर देखा भी था कि त्वचा और जो प्रजनन है उसमें ये सहायता प्रदान करता है। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो आपको पता ही है, चाहे घुमा फिरा के भी आंसर दे, आंसर होगा हमारा विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन डी हमारे हड्डियों की सहायता प्रदान करता है, हड्डियों के निर्माण में और हड्डियों की मजबूती में ये अच्छी तरीके से हेल्प करता है। तो क्या है? इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से बनने के कारण इसको हम ये नाम देते हैं। और ये कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में मिलता है हमें, हड्डियाँ मजबूत करता है और ये नेचुरली हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो इसमें कोई टैक्स लगेगा नहीं। आप कभी भी 10 मिनट अगर बैठोगे अपने धूप में, कहीं पे भी बैठो, तो धूप में अगर बैठोगे तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर है ए विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। जैसा कि हमने ऊपर देखो ए का भी काम देखा था, विटामिन सी का भी हमने देखा, विटामिन ई का भी देखा। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों विटामिन शरीर के मुक्त कणों, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उससे ये बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त निर्माण में सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन करेगा? विटामिन B12 और फॉलिक जो अम्ल होते हैं वो रक्त निर्माण में काम करते हैं, सहायता करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था B12 का। ये दोनों मिलकर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसका निर्माण करती हैं और उसमें अहम भूमिका निभाती हैं, और ये हमने देखा था ऊपर इन दोनों के कार्य को।
कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? विटामिन ए। हमने पढ़ा था ये अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो हमें यकृत से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो हो जाएगी, इसकी अगर कम मात्रा होगी तो रतौंधी हो जाएगी। पानी में ये घुलनशील नहीं होता, तो विटामिन ए वसा में घुलन, जबकि बी और सी घुलनशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन फर्टिलिटी विटामिन कहलाता है? तो फर्टिलिटी विटामिन कौन सा कहलाता है? विटामिन ई। प्रजनन में क्या सहायता करता है? तो ये फर्टिलिटी विटामिन जो ई है वो सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे देखो, विटामिन ई प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन यकृत यानी कि लीवर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, जो कि हमने देखा था इसकी ज़्यादा मात्रा होगी तो इससे लीवर से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, कम मात्रा मिलेगी तो आपको रतौंधी की बीमारी हो जाती है। यकृत विटामिन ए का प्रमुख भंडार है, ये शरीर में दृष्टि और कोशिका विकास में सहायता प्रदान करती है। कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है? तो यहाँ पे सीधा आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने बचपन से पढ़ा है, घेंघा रोग इसकी कमी से हो जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होती है, इसकी कमी से गर्दन में सूजन यानी कि जिसको घेंघा कहते हैं वो रोग हो जाता है। और इसके लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट के स्कीम हैं वो आई हैं, उनके जो प्लान्स हैं वो भी आए हैं इसको रोकने के लिए। तो ये आपने बचपन से पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिससे गर्दन सूख बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है? यानी कि जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में सहायक कौन सा होता है? तो ये ए पोटेशियम जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है। अब कैसे होता है? पोटेशियम हृदय गति और रक्तचाप को संतुलित बनाए रखता है, इसलिए ये जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है। 61 है, कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो निर्माण के लिए आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर में पानी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर है तापमान का नियंत्रण करता है। पानी की अगर कम हो गई तो तापमान जो टेम्परेचर होगा, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि पानी आप अच्छे खासे 2 से 3 लीटर आपको डेली पीना चाहिए, और ये क्या काम करता है कि हमारे शरीर का जो तापमान है उसको कंट्रोल करके रखता है। पानी शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है और पोषण तत्वों का परिवहन करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। विटामिन के काम क्या करता था? तो वो रक्त का थक्का बनाने का काम करता था। कौन सा विटामिन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे बायोटीन, जिसमें B7 होता है, वो हमारे त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखो, बायोटीन त्वचा, बाल और नाखूनों को स्वास्थ्य बनाए रखता है। हेयर फॉल है या फिर आपके जो नेल्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं तो आपको बायोटीन का सेवन करना चाहिए, और अगर आपने इसका अच्छे तरीके से कोर्स पूरा किया तो आपके बाल और जो नाखून है और त्वचा है उसको ये स्वास्थ्य बनाए रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज शरीर में एंजाइम सक्रियता में सहायता करता है? तो जिंक जो है वो एंजाइम की सक्रियता में सहायता करता है। अब यहाँ पे देखो, जिंक कई एंजाइमों की सक्रियता में आवश्यक भूमिका निभाता है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परनीशियस एनीमिया, ये हमें पता है कि इसकी कमी से हमें एनीमिया की बीमारी हो जाती है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है और अगर इसकी कमी हो गई तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है? तो त्वरित ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो त्वरित ऊर्जा यानी कि जो इंस्टेंट एनर्जी है वो देता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर शरीर को त्वरित यानी कि इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसके निर्माण में सहायता प्रदान करती है? तो कौन सा पोषक तत्व है? तो प्रोटीन। हमने देखा था कि जो मांसपेशियां हैं उसके निर्माण में आपको कहते हैं कि पनीर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडा खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन होता है, क्योंकि वो सभी क्या काम करते हैं, हमारी जो मांसपेशियां जो मसल्स होते हैं उसको बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो इसके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं और जो ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है यहाँ पे? विटामिन जो ई है, विटामिन, इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट ही है। तो इसमें से अगर ऑप्शन में पूछे तो यहाँ पे ओनली ई है, अदरवाइज ये तीन जो है एंटीऑक्सीडेंट है हमारे। विटामिन ई कोशिकाओं को ऑक्सीकरण से बचाता है और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक होता है? यानी कि जो हमारा नर्व सिस्टम है उसके लिए आवश्यक कौन सा होता है? यहाँ पे आंसर है विटामिन B1। ये हमारे जो नर्व सिस्टम है उसके लिए सही होता है, मतलब कि अच्छा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं, नर्व्स इम्पल्स के संचार में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो पेलाग्रा जो डिसीज़ है वो ए ऑप्शन है विटामिन B3, इसके कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, यहाँ पे देखो विटामिन B3 नियासिन जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है जिसमें त्वचा और तंत्रिका की समस्या होती है। कौन सा खनिज रक्त जमने की प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये कैल्शियम जो है वो रक्त जमने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। साथ के साथ ये हड्डी और जो हमारे दांत हैं उसको मजबूती भी प्रदान करता है। तो इसके दो मेनली कार्य हैं, एक तो है दांत और हड्डी को मजबूत करता है, दूसरा रक्त जो जमने की प्रक्रिया है वो उसमें ये सहायता प्रदान करता है, यानी कि हेल्प करता है। कैल्शियम रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा पोषक तत्व हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है? तो हार्मोन के निर्माण में वसा जो है वो आवश्यक होता है। वसा जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है, इसमें ये बनते हैं, मतलब कि वसा से ये दोनों चीज़ें बनते हैं। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो कौन सा करता है? यहाँ पे आंसर है ए, वसा जो है वो शरीर में ऊर्जा संग्रहित यानी कि स्टोर करके ये रखता है। तो वसा जो है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। कौन सा पोषक तत्व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? जो प्रोटीन है वो कोशिका निर्माण में सहायक होता है। ये ऊतकों यानी कि जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसके निर्माण कार्य में ये सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन कोशिकाओं का मुख्य संरचनात्मक घटक है। यहाँ पे देखो जो 76 क्वेश्चन है वो है, कौन सा विटामिन एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहलाता है? तो विच विटामिन इज कॉल्ड द एंटी हेमोरेजिक फैक्टर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे विटामिन जो के है एंटी हेमोरेजिक फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, इसके लिए इसे एंटी हेमोरेजिक कहा जाता है। कौन सा विटामिन प्रजनन के लिए आवश्यक है? विटामिन ई जो हमने देखा था ये प्रजनन के लिए आवश्यक है। विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है? तो संकुचन के लिए जो कैल्शियम है वो सहायक होता है। मांसपेशियों के कार्य और संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। ये हड्डी और जो हमारे दांत हैं उसको मजबूत करता है। रक्त का जो थक्का है उसको बनाने में भी ये काम हेल्पफुल होता है, और साथ के साथ मांसपेशियों के कार्य और संकुचन के लिए भी ये आवश्यक होता है। तो तीन इसके जो मेन काम है वो आपने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो यहाँ पे कौन करता है? विटामिन जो डी, यानी कि ए आंसर है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जो हमें नेचुरली मिलता है। तो ये डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा खनिज इंसुलिन के निर्माण में सहायक है? तो कौन सा है यहाँ पे? ए जो जिंक है वो इंसुलिन, और यही जो है हमने ऊपर देखा भी था कि ये जो एंजाइम है उसकी सक्रियता को कौन नियंत्रित करता है? तो जिंक ही करता है। इंसुलिन के निर्माण में सहायक कौन होता है? तो जिंक ही होता है। ठीक है, जिंक इंसुलिन के संश्लेषण और स्त्राव में आवश्यक होता है। विच न्यूट्रेंट इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन बॉडी, यानी कि कौन सा जो न्यूट्रेंट है वो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, शरीर का लगभग 70% भाग पानी से बना होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर में, अगर न्यूट्रेंट की बात करें तो पानी है। कौन सा पोषक तत्व शरीर का एनर्जी करेंसी कहलाता है? तो ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्रिप्सोफेट शरीर में ऊर्जा संग्रहण और आपूर्ति करता है, इसको हम एटीपी कहते हैं और इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए उपयोगी होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विटामिन सी। साथ के साथ और क्या है? विटामिन ए और विटामिन जो ई है, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। विटामिन सी कोशिकाओं को जो ऑक्सीडेटिव तनाव से उससे बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक तो होता है? तो विटामिन जो ए है वो दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो रतौंधी होती है उसकी बीमारी हो जाती है। अब इसमें देखो, विटामिन ए रेटिना में रॉड कोशिकाओं के लिए आवश्यक एक रोडोस्पिन के निर्माण में मदद करता है। अगर इसकी कमी होगी तो रात्रि में यानी कि रात में जो कम दिखाई देने वाली बीमारी होती है जिसको रतौंधी कहते हैं वो हो जाता है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा आपके शरीर में होगी तो लीवर से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। कौन सा विटामिन दांत और मसूड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन यहाँ पे जो विटामिन सी है वो दांत और मसूड़ों की मजबूती के लिए आवश्यक एक विटामिन है। यहाँ पे देखो, विटामिन सी मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है और स्कर्वी से बचाता है। जिसमें मसूड़ों से जो खून बहता है वो स्कर्वी रोग होता है, और ये अगर कम मात्रा में होगी तो स्कर्वी रोग होता है। अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आपकी मसूड़ों को ये स्वस्थ बनाकर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा जो विटामिन है रक्त में जो कैल्शियम के स्तर को, तो विटामिन जो डी है कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करके हमारे जो ब्लड है उसमें चलता है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और रक्त में इसके संतुलन को बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज थकान और कमजोरी को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा करता है? आयरन जो है थकान और कमजोरी को रोकने में मदद करता है। अब यहाँ पे पढ़ लो, आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण में मदद करता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही रहती है और थकान नहीं होता। इसके बाद 88 है यहाँ पे क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाए रखता है? तो कौन सा रखता है? विटामिन जो डी है यानी कि ए आंसर, वो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का जो संतुलन है उसको बना के रखता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, खनिजों का जो सही उपयोग है उसको सुनिश्चित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व कोशिका झिल्ली की जो संरचना में सहायक होता है? तो यहाँ पे जो वसा है कोशिका झिल्ली की संरचना में सहायक होता है। अब देखो, ये है फॉस्फोलिपिड्स नामक जो वसा अणु कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है और ये हेल्प करता है कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा। 90 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पोषक तत्व मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है? तो यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारे मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। अब देखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड
जिसे DHA मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास और स्मरण शक्ति में सहायक होता है। इसके बाद 91 है, कौन सा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाचन के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है वो एक प्रोबायोटिक है और ये पाचन के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पे देखो ये लाभकारी बैक्टीरिया है जो आंतों में अच्छे सूक्ष्म जीवों का जो संतुलन है उसको बना के रखता है। ये क्या है, लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। कौन सा पोषक तत्व प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। तो प्रोटेक्टिव फूड किसको कहते हैं, विटामिन और जो खनिज है उसको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं और इसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है। ये बहुत सारे जो हमारे बॉडी में काम होते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दोनों विटामिन और खनिज ये शरीर को रोगों से बचाता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है और ये प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वीडियो थी जिसमें हमने टोटल 92 जो हमारे क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट किया है और इतने ही क्वेश्चन आपके विटामिन से बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो आपके एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर आपने हमारी ये पूरी वीडियो देख ली तो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमारी बुक आप परचेज़ करो, ई बुक जो हमने लॉन्च की है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, अब वहाँ से जाके बाय भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आप पे करके 150 हमें स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हो। विद इन 10 सेकेंड में आपको PDF मिल जाएगी, आप आराम से उसके बाद बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक लेते आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, जो पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे और ऐसे ही आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।